क्लास कमांड वाला जो फाइल था वो दूसरे बैच का शेयर कर दिया था, तो मैंने करेक्ट कर दिया उसके लिए। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का पर्पस होता है, आप अपने कॉलम्स पर कुछ वैलिडेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास ये टेबल चल रही है। अब इस टेबल में मान लीजिए मैं चाहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 100 से ज्यादा एंटर होने नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो मार्क्स मेंटेन कर रहे हैं वो एवरेज मार्क्स मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आप अभी अपडेट कमांड चला दें और किसी के मार्क्स 125 सेट कर दें तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये बात तो हमें पता है ना कि मार्क्स 100 से ज्यादा नहीं आ सकते। अभी थोड़ी पता है एसक्यूएल को कि मार्क्स की वैल्यू इतनी होती है। उसके लिए तो जो भी है वो सब एक वैल्यू है, न्यूमेरिक। तो यहाँ पर हम एक वैलिडेशन रूल लगाना चाहते हैं कि मार्क्स हमारा मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर आप उसे एंटर करें या अपडेट करें तो एरर आ जाए। अभी नहीं आएगी, अभी तो सब एंटर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि इस रोल नंबर कॉलम में डुप्लीकेट रोल नंबर नहीं आना चाहिए। ये हम जानते हैं कि रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होता है, एसक्यूएल नहीं जानता। अभी मैं इसमें एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं, जहां पर रोल नंबर 101 कर दूं, एंटर हो जाएगा। तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि आप रियल लाइफ को जानते हैं कि रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होता है, लेकिन एसक्यूएल को ये नहीं पता रोल नंबर क्या होता है। उसको तो ये पता है ये कॉलम है इंटीजर टाइप, और किसी भी कॉलम में इंटीजर वैल्यू आना है, ये रूल है। वो कौन सी वैल्यू होगी कौन सी नहीं होगी, अगर ये चाहिए तो आपको कॉन्स्ट्रेंट का टॉपिक पढ़ना होगा। तो यूजिंग कॉन्स्ट्रेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी कॉलम में यूनिक वैल्यूज का होना। हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी कॉलम में क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं, मैक्सिमम किस रेंज की वैल्यू आ सकती है। ठीक है। अब मान लो हमारे यहाँ पर टोटल 5 कोर्सेज रन होते हैं, तो गलती से अगर आपने कोई और कोर्स एंटर कर दिया तो एरर आ जाए। मान लो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई, फुल स्टैक, ये 4-5 कोर्स हमारे होते हैं। अगर आपने इसमें जावा एंटर कर दिया तो एरर आ जाएगी। अभी तो नहीं आएगी। अभी तो ये कॉलम वैरकर टाइप का है। वैरकर में आपका जो भी साइज है उस साइज की वैल्यू जो भी होगी एंटर हो ही जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, कॉन्स्ट्रेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना। कॉन्स्ट्रेंट आपका काम करता है जब आपकी किसी भी वैल्यू को अपडेट या इंसर्ट किया जाता है, उस समय ये हमारा एग्जीक्यूट होते हैं और चेक किया जाता है कि जो रूल्स बताए जा रहे हैं क्या इंसर्ट होने वाली वैल्यू उस रूल को मान रही है। अपडेट होने वाली वैल्यू तभी अपडेट होगी जब वो बताए गए रूल्स को मान रही है, अदरवाइज एरर आ जाएगी। वो अपडेट कमांड नहीं चलेगी, वो इंसर्ट कमांड आपकी नहीं चलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो इस तरह से वैलिडेशन रूल्स को डिफाइन करते हैं, इनको बोलते हैं वैलिडेशन रूल्स। ठीक है। तो कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन वैलिडेशन रूल्स एंड these rules are checked before inserting or updating a value.
if constraint fails, command raise error. तो अब कॉन्स्टेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, हर कॉन्स्टेंट का अलग अलग रूल है। तो आपको जिस रूल को अप्लाई करना है उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्स्टेंट है उसको जानना होगा, फिर उस कॉन्स्टेंट को यूज करना सीखना होगा। तो एक एक करके पहले मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद वन बाय वन पढ़ेंगे। एक है यूनिक कॉन्स्टेंट, एक होता है नॉट नल कॉन्स्टेंट, एक होता है प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, फॉरेन की कॉन्स्टेंट, कंपोजिट की कॉन्स्टेंट, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट, लास्ट वन इज check constraint. These are the different types of constraints. Each constraint exposes a specific validation rule. तो as the name indicates, unique, यूनिक मतलब जो डुप्लीकेट नहीं होगा, है ना। एक बार कोई वैल्यू अगर आ गई तो हमारा दोबारा नहीं आ सकता। अब यहां पर आप किस कॉलम के लिए ऐसा चाहते होंगे कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर हमसे गलती से इंसर्ट हो जाए तो होने ना दी जाए। रोल नंबर के लिए कोर्स यूनिक क्यों होगा? भाई इसका भी कोर्स डेटा एनालिटिक्स है, इसका भी हो सकता है, तो इसमें तो चाहिए ही नहीं हमें नेम। भाई दो स्टूडेंट का नेम सोनू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे तो सर दो स्टूडेंट के मार्क्स भी सेम आ ही सकते हैं। बस एक रोल नंबर ही अभी इस टेबल में ऐसा लग रहा है जिस पर अगर हम वैलिडेशन रूल डिफाइन करना चाहें तो यूनिक वाला डिफाइन कर सकते हैं रोल नंबर कॉलम के लिए, ठीक है। अब बात आती है कैसे करेंगे, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट होते हैं वो टेबल डेफिनेशन का पार्ट होते हैं। फिर सुनेंगे इस लाइन के लिए, कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो टेबल डेफिनेशन का पार्ट होते हैं। दैट मीन्स जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आप क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप, दूसरा कॉलम डेटा टाइप, उसी समय आपको क्या बताना है, कंस्ट्रेंट भी बताना होता है, ठीक है। लेकिन सर अब ये बात तो निकल चुकी है हाथ से, टेबल तो बन चुकी है, या तो अब आप ऐसा करिए टेबल को ड्रॉप करिए और दोबारा जब बनाएंगे तो याद रखेंगे और रोल नंबर पर यूनिक की कांस्टेंट बनाएंगे साथ में। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम किसी भी टेबल डेफिनेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, कल ही सीखा है, अगर किसी भी टेबल डेफिनेशन में कुछ भी चेंज करना है तो आप ऑल्टर कमांड से इस काम को कर सकते हैं।
तो ऑल्टर कमांड से जब किसी भी टेबल डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रेंट, तो मेक श्योर जिस कंस्ट्रेंट को आप ऑल्टर करने जा रहे हैं टेबल के लिए, वो कंस्ट्रेंट पहले से हमारा सेटिस्फाई होता हो। क्या कहना चाहते हो? मान लीजिए इस कॉलम में ऑलरेडी रोल नंबर 101 यहां भी होता। अब अगर मैं आपसे कहूं मैं इस पर यूनिक की कांस्टेंट ऑल्टर कमांड से लगाऊंगा, नहीं लगेगा। ऑलरेडी आपका यूनिक की कांस्टेंट रूल आपका ब्रेक हो रहा है। तो किसी भी कांस्टेंट को अगर आप ऑल्टर कमांड से लगा रहे हो तो कांस्टेंट का जो रूल कहता है वो रूल फॉलो होना चाहिए टेबल पे, तब ऑल्टर से लग जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं लगेगा फिर। तो अब फिलहाल तो हमारा सब कुछ ठीक लग रहा है हमारे लिए, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो ऑल्टर के साथ ये कॉम्बिनेशन, ऑल्टर के साथ के कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो हमने क्या क्या पढ़ा था? रीनेम, मॉडिफाई, ऐड, ड्रॉप, 4 पढ़े हैं। अब बताओ सोचकर इन्हीं में से अगर कोई मैं कहूं कि लगेगा तो कौन सा वाला हो सकता होगा लगने के लिए? तो एक तो हो गया कि आप मॉडिफाई वाला लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप मॉडिफाई से लगाओगे तो आपको क्या करना होता है, कॉलम का डेटा टाइप भी बताना पड़ता है। क्या रोल नंबर कॉलम का डेटा टाइप बदलना है? नहीं। तो मॉडिफाई की जगह आप ऐड वाला सिंटैक्स यूज कर सकते हो। ऐड वाले में क्या है, आपको एग्जिस्टिंग कॉलम का सिर्फ नाम बताना है, उसका डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। तो ऑल्टर के साथ मॉडिफाई का कॉम्बिनेशन हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें किसी कॉलम के डेटा टाइप पर काम करना होता है। अदरवाइज किसी और चीज पे काम करना है तो शायद हम किसी और कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हो। चलो देखते हैं आगे। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड। अभी बताओ ऐड के साथ अभी आपने क्या कीवर्ड यूज करा था और किस पर्पस के लिए यूज किया था? ऐड के साथ कॉलम कीवर्ड यूज किया था, एक नया कॉलम ऐड करने के लिए। 22 घंटे पहले की बात है, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं है, ठीक है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड। अब यहां पर इस बार लिखेंगे कॉन्स्ट्रेंट ऐड। इस बार कॉलम ऐड नहीं करना है, क्या ऐड करना है? कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना है। तो कॉन्स्ट्रेंट नाम से कीवर्ड है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉन्स्ट्रेंट, हर कॉन्स्टेंट का अपना कोई एक नेम हो सकता है। कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे हैं जो विदाउट नेम चलते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट ऐसे हैं जिनका नेम आपको देना होता है। तो अब बताओ आप अपना जो कॉन्स्टेंट ऐड करने वाले हैं, अभी ये नहीं पता कौन सा ऐड करने वाले हो उन सातों में, अभी ये नहीं पता किस कॉलम पे करने वाले हो, लेकिन जो भी करने वाले हो उसका एक नाम रख लो। जो आपका मन करता है वो आप नाम रख लो कांस्टेंट का। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं रोल नंबर कॉलम पर यूनिक की कांस्टेंट लगाऊंगा। तो मैंने क्या करा, कांस्टेंट का नाम रख लिया यूनिक अंडरस्कोर रोल। ये नाम आप अपनी मर्जी से ABCD कुछ भी दे सकते थे। तो मैं किसी भी कांस्टेंट का नेम जब दे रहा हूं तो ये दे रहा हूं। अब बताओ कांस्टेंट का टाइप, कौन सा कांस्टेंट आप लगाना चाहते हो? यूनिक। तो ये कौन है? ये है कांस्टेंट का नेम। ये कौन है? ये है कांस्टेंट का टाइप। नेम आपकी पसंद का, टाइप यही लिखना होगा क्योंकि इसी टाइप का कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा आप बताओ इस ऑल्टर कमांड को हमने क्या क्या बता दिया? स्टूडेंट टेबल को मॉडिफाई करना है, उसमें एक कांस्टेंट ऐड करना है, किस नाम से ऐड करना है? यूनी अंडरस्कोर रोल नाम से करना है। ऐसा ही मुझे मत कर लेना कि एक नया कॉलम बन जाएगा जिसका नाम यूनी अंडरस्कोर रोल होगा, नया कॉलम नहीं बन रहा है, इसी रोल नंबर के अंदर कुछ हो जाएगा। और कौन सा कांस्टेंट ऐड होगा? यूनिक कांस्टेंट। लेकिन ये बताओ अभी तक इस पूरे कमांड में क्या मैंने ये बताया कि किस कॉलम पे लगाना है मुझे? नहीं। तो अब यूनिक के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पर ये कांस्टेंट आप अपना लगाना चाहते हो। अब इस सिंटैक्स में ये ऑप्शनल होता है, अगर आप इसे हटा भी दोगे ना, आप कांस्टेंट का नाम नहीं देना चाहते कोई, तो
एसक्यूएल की तरफ से ऑटो जनरेटेड नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कभी आपको कांस्टेंट को हटाना पड़ा तो फिर हटाने के लिए इस नाम की जरूरत पड़ती है, ना कि इसकी जरूरत पड़ती है। अब कांस्टेंट को जब आप हटाओगे और आपने अपना नाम दे रखा है तो आप आसानी से हटा लोगे, और आपने अपना नाम नहीं दिया, चल तो जाएगी कमांड, लेकिन फिर एसक्यूएल अपनी तरफ से एक नाम देगा, अब वो नाम ढूंढना पड़ेगा क्या दिया, तब जाके ड्रॉप होगा हमारा कांस्टेंट। तो इसलिए बेटर है कि आप जब भी यूनिक की कांस्टेंट लगाएं तो उसका एक नाम जरूर दें जो उसकी एक आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है, इसी तरह से कांस्टेंट कीवर्ड भी ऑप्शनल है। अगर आप सीधा यहां से लिखें एड ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड, और उसके बाद सीधा ये लिख दें आगे वाला, ये यहां से, तो माइट भी आपका चल जाएगा, लेकिन क्लियरिटी नहीं है कि आप ऐड क्या कर रहे हो। बेटर है ऐड के बाद वो लिखो जिसके लिए ऑल्टर कमांड चला रहे हो। ठीक है, कॉलम है तो कॉलम लिखो, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिखो। ठीक है, अब एंटर करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ये कमांड एरर दे रही है? अगर रन करा और एरर दे रही है, हर बैच में दो चार स्टूडेंट ऐसे निकलते हैं जो बिल्कुल डिक्टो टाइप करते हैं, टाइप मास्टर है, लेकिन फिर भी उनकी एरर आती है। और अगर एरर आ रही है तो कौन सी वाली आ रही होगी? डुप्लीकेट एंट्री, अगर आ रही है किसी की तो। नहीं आ रही है दैट मीन्स आपका सब कुछ ओके है। तो अब रोल नंबर पर क्या लग गया? यूनिक की कांस्टेंट लग गया। किस नाम से लगा है? यूनी अंडरस्कोर रोल नाम से। किस टाइप का लगा है? इस टाइप का लगा। तो सर ये टेबल की डेफिनेशन में नजर आता है? आ जाता है डेस्क्राइब कमांड से। जब आप लिखोगे DESC स्टूडेंट्स, ये रोल नंबर पर कौन सा लगा हुआ है? यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है। चलो, अब इसको वेरीफाई करते हैं कि ये कांस्टेंट अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने क्या करा? हमने यहां लिख दिया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, फील्ड का नाम कर दिया मान लो DS, रोल नंबर कर दिया 106। जानबूझ के ऐसा करा जबकि ऑलरेडी है, फिर भी करके देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। नाम मान लो दे दिया मैंने ABC, परसेंटेज 99.9 कर दी, होना तो है नहीं सर कुछ भी कर। तो यहाँ पर जब मैं रन कराऊंगा तो गलत कुछ और आएगा, जो होना था वो नहीं आएगा, स्पेलिंग में यू रहेगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, एरर, डुप्लीकेट एंट्री। रोल नंबर कॉलम पे यूनिक की कांस्टेंट लगा हुआ है, और यूनिक की कांस्टेंट इंसर्ट कमांड और अपडेट कमांड चलने से पहले यूनिक की कांस्टेंट को वेरीफाई करता है कि इसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो इंसर्ट ही नहीं होगा। अब सर, अगर आपसे पूछा जाए, और ये इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है ना, बहुत पूछा जाता है, क्या इस कॉलम में
मिसिंग वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। हम कोर्स को बताना चाहते हैं, नेम को बताना चाहते हैं, मार्क्स को बताना चाहते हैं, लेकिन रोल नंबर को नहीं बताना। तो अगर मैं आपसे कहूँ याद करो, मैंने पढ़ा रखा है ऐसा कि अगर सारे कॉलम की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है, कुछ कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट कमांड का सिंटैक्स क्या होता है? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। अब ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम जिनको इंसर्ट करना है। कोर्स इंसर्ट करना है, नेम इंसर्ट करना है, मार्क्स इंसर्ट करना है, उसके बाद वैल्यूज है। अब कोर्स मैंने इंसर्ट कर दिया, मान लो डीएस। मार्क्स, सॉरी नेम, मान लो मैंने कर दिया सचिन, और ये कर दिया 88.8। तो अब ये बताओ, अगर ऐसा हो जाएगा तो जिस कॉलम की वैल्यू हमने मिसिंग कर दी है, तो उस कॉलम के लिए एसक्यूएल की तरफ से फिर क्या वैल्यू मिल जाएगी? नल, NULL। तो इसमें कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन? हमने कहा नहीं अभी आया है। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एक और इंसर्ट करी, और यहाँ पे कर दिया डीए, गांगुली, और ये कर दिया 85.8। अब एंटर करेंगे, तो अब बताओ फिर से कोर्स में वैल्यू जाएगी, नेम में जाएगी, मार्क्स में जाएगी, फिर से किस में नहीं जाएगी? रोल नंबर में नहीं जाएगी। तो फिर से क्या इंसर्ट हो जाएगा? बट हमने उस पर क्या लगा रखा है? अब यही इंटरव्यू क्वेश्चन है कि जिस कॉलम पर यूनिक की कांस्टेंट लगा हुआ है, क्या उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती हैं? आप बोलेंगे नहीं आती हैं। फिर वो आपसे बोलेगा ये कैसे आ गया? तो आप उसे आंसर देंगे, नल को वैल्यू मानते नहीं है। नल एक स्पेशल, आप किसी कॉलम की वैल्यू कह सकते हैं, एक ऑर्डिनरी वैल्यू नहीं है। तो नल पर यूनिकनेस काम नहीं करती, नल पर प्लस माइनस काम नहीं करते। नल सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है ऑर्डर में, और सबसे छोटी वैल्यू को नल रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा नल पर कोई भी काम करोगे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो नल पर यूनिक की कांस्टेंट अप्लाई नहीं होता है। तो अगर कॉलम पर यूनिक की लगा हुआ है, तो उसमें जितने चाहे उतनी नल वैल्यूज आ सकती। ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना। और 10 मान के चलो, 10 में 8 लोग गलत आंसर देते हैं, क्योंकि वो इतना तो पढ़ गए होते हैं कि यूनिक कॉलम में हमारा वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस करनी शायद उनकी रह जाती होगी, और यही पूछ लेता है इंटरव्यू। अब अगला पॉइंट क्या है? अगर हम रियल सिनेरियो को समझने की कोशिश करें, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी स्टूडेंट का आपको कोर्स पता है, नाम पता है, मार्क्स, लेकिन रोल नंबर नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर रोल नंबर ही नहीं जानते हो तो ढूंढोगे कैसे फिर? अब पता नहीं कितनों के नाम सचिन होंगे, कितनों के मार्क्स ये आए होंगे, पता नहीं कितने मिसिंग होंगे। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही नहीं हो, आपका रोल नंबर मिस हो ही नहीं सकता। बाकी इंफॉर्मेशन कुछ गलत हो गई है तो समझ में आता है, लेकिन रोल नंबर थोड़ी गलत हो सकता है, और रोल नंबर मिस भी नहीं हो सकता है। चलो, क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि रोल नंबर पर कोई एक कांस्टेंट और लगा दो, जो रोल नंबर को मिसिंग भी ना होने दे। यानी कि रोल नंबर कॉलम डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं रखेगा और मिसिंग भी नहीं रखेगा, एक भी मिसिंग नहीं रखेगा। रोल नंबर बताना ही पड़ेगा, बिना रोल नंबर बताए आप आओगे ही नहीं अंदर। बाकी वैल्यू छोड़ दो, चाहे मिसिंग कर दो, लेकिन रोल नंबर नहीं। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इस काम को हम करना चाहते हैं,
तो हम जो भी ऑल्टर कमांड लिखेंगे वो ऑल्टर कमांड सक्सेस नहीं होगी। रीजन बता सकते हो क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी रोल नंबर कॉलम में कौन आ चुके हैं? नल। और आप इस पे क्या लगाने जा रहे हो? नॉट नल कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट और होता है हमारा जिसका नाम है नॉट नल। तो नॉट नल कांस्टेंट किसी कॉलम में अगर लगा दिया जाए तो उसमें मिसिंग वैल्यू अलाउड अब नहीं होती, और अगर पहले से है तो लगेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो इस वजह से अब आपको क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, पहले हटाना पड़ेगा। तो लगाओ, कौन सी कमांड लगाओगे कि ये नल वाली वैल्यूज हट जाए यहां से? देखो, सही शब्द का इस्तेमाल करोगे तो सामने वाले को समझने में आसानी होगी। आपने उस क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि मुझे इन दोनों रिकॉर्ड्स को हटाना है, मैंने हटाना शब्द यूज करा, मैंने कोई और शब्द यूज नहीं करा, हिंदी में बोला। अब आप बताओ, आप कमांड कौन सी यूज करोगे? आपने कहा ड्रॉप, तो ड्रॉप से तो टेबल खत्म, कुछ नहीं बचा। आप बोलोगे अल्ट्रा के साथ ड्रॉप, अरे तो कॉलम खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ट्रंकेट, अरे नहीं, टेबल की सारी रोज खत्म हो जाएंगी, क्या बचा? डिलीट कमांड। तो सही शब्द यूज, आप बोलोगे अंग्रेजी में ड्रॉप माने भी छोड़ना ही होता, हमने कहा नहीं, आप कमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, डिलीट शब्द यूज करो ना कि ड्रॉप शब्द। ठीक है, दोनों का साइंस एक ही होता है। ठीक है, तो अब डिलीट कमांड चलाते हैं, और डिलीट कमांड जब चलाओगे तो अभी फंसोगे आप एयर में, प्रैक्टिस घर जाके नहीं करिए अगर तो। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज, ना कि इक्वल। नल इक्वल से कंपेयर नहीं होता है, उसके लिए इज ऑपरेटर होता है। नल या कोई भी वैल्यू लोअर केस अपर केस दोनों मैच होती है, क्योंकि एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं है। नॉन रिकॉर्ड डिलीट हो गए हमारे। अब आप अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस पर नॉट नल कांस्टेंट को लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर नॉट नल कांस्टेंट अभी हम लगाएंगे, हमने अभी यूनिक कांस्टेंट को वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई यूनिक कांस्टेंट आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आने देते हो और नल वैल्यू आने देते हो, और जितनी चाहे उतनी नल वैल्यू आप आने देते हो। हमने यूनिक की कांस्टेंट को एक्चुअल में पूरा समझ लिया है। यूनिक की कांस्टेंट में अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है, वो क्वेश्चन ये कि सर अगर मैं टेबल अभी बना ही रहा होता, मेरे पास है ही नहीं, तो क्या उसी समय कोई ऑप्शन होता है क्रिएट टेबल कमांड लिखते समय कि भाई इसको हम यूनिक की कांस्टेंट देना चाहते हैं, या ऑल्टर से ही बाद में लगाना पड़ेगा? हमने कहा नहीं, टेबल डेफिनेशन है तो जिस समय क्रिएट से दी जाती है वहां भी हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन होगा। तो सर अब ये कैसे करेंगे? हमने कहा एक दूसरी टेबल बना लेते हैं साथ ही साथ सीखने के लिए। क्रिएट टेबल टेबल का नाम ईएमपी कर दिया, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय टेबल में क्या करोगे? हमने कहा एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप की बनाएंगे। रोल नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी एक कांस्टेंट होगा। फिलहाल उसको बाद में लेंगे, अभी पहले जो डिस्कस कर रहे हैं उतना निपटाते हैं, फिर आपके वाले पॉइंट को भी कि रोल नंबर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, बात भी सही है आपकी। और सेम रूल आप मार्क्स पे कह सकते हो कि हमारे यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, कॉपी खाली छोड़कर आओ 0 नंबर मिलेंगे, उससे कम नहीं आ सकते। तो यहाँ भी जरूरत पड़ेगी मार्क्स पे कि नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक कॉलम जेंडर ऐड कर दूं तो सर जेंडर या तो मेल आना चाहिए, फीमेल आना चाहिए, ट्रांसजेंडर आना चाहिए, और कोई जेंडर अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पर। तो ऐसे हमारे पास कई सिनेरियोज है जहां पर हम अपनी वैल्यू को लिमिट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आएंगे, बात करेंगे भी। ठीक है, फिलहाल इस पर आते हैं, क्रिएट टेबल।
टेबल का नाम, कॉमा, दूसरा कॉलम क्या बनाना चाहते हैं, हमने कहा एम्प्लॉय का नेम बना देते हैं, वेर केयर 10 बना दिया। फिर हमने कहा एम्प्लॉय की सैलरी बना देते हैं टोयोटा टाइप की। फिर हमने कहा एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट बना देते हैं वेर केयर टाइप का, कॉमा। अब मुझे आगे और लिखना है भी, जब आगे मैं और लिखूंगा तो अभी मेरे पास अब जो विड्थ है स्क्रीन की, मान लो खत्म हो गई, मैं चाहूँ तो फॉन्ट छोटा कर दूं और आ जाएगी। मान लेते हैं सर नहीं है, इतनी ही है बस, तो एंटर कर लो, नेक्स्ट लाइन पर आ जाओ, आगे लिख लो जैसे हमने वो अपडेट केस वाली कमांड लिखी थी, है ना, क्योंकि बहुत बड़ी हो गई थी इसलिए हमने पहले ही अलग अलग लाइन पर कर लिया। अब चाहे वो आप लास्ट में करो चाहे बीच में कर लो, कहीं कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेवलपर्स इंडस्ट्री में क्या करते हैं, डेवलपर्स इंडस्ट्री में क्या करते हैं, एक लाइन पर एक कॉलम एंटर कर देते हैं, दूसरा कॉलम दूसरी लाइन पर, ऐसे करके फर्क नहीं पड़ रहा है उससे कुछ, लेकिन रीडेबिलिटी अच्छी हो रही है बस, कॉमा। तीसरा कॉलम अगली लाइन पर बन रहा है ऐसे करके, एम्प्लॉय सैलरी फ्लोट टाइप, ई डिपार्टमेंट वेर के। अब हमने कहा सर कॉलम तो सारे हो गए, अब क्या करें, हमने कहा अब यहाँ पर कांस्ट्रेंट आपको डिफाइन करना है, क्या लिखेंगे, लास्ट में सारे कॉलम बनाने के बाद कांस्ट्रेंट, कांस्टेंट का नाम किस नाम से देना चाहते हो, है ना, हमने कहा इस बार दे देते हैं, बताओ किस नाम से दें और किस पे लगाओगे, यूनिकी कांस्टेंट, इनमें से किस पे लगाना पसंद करोगे, ई आई डी पर, तो कांस्टेंट का नाम क्या रख दें, यूनी अंडरस्कोर ई आई डी रख देते हैं, कुछ भी रख लो आपका जो मन करे। अब इस नाम का कांस्टेंट कौन सा वाला होगा, हमने कहा यूनिक कांस्टेंट, मैं लिख दिया, ब्रैकेट में किस कॉलम पे लगाना है, ई आई डी कॉलम पे लगाना है। हमने कहा बस हो गया, ब्रैकेट बंद कर दो, टेबल की कमांड एंटर कर दो। तो इस तरह से जब टेबल क्रिएट हो रही है तो आप टेबल क्रिएट करते समय क्या कर सकते हैं, कांस्ट्रेंट को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अब आप डिस्क्राइब करके देखोगे तो वहां से पता चल ही जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर इस कांस्ट्रेंट को हटा कर दिखाइए, लगाना तो आ ही गया। भाई यूनिक कांस्टेंट लगाने के दो ही तरीके हैं, या तो चलती हुई टेबल के बीच में लगाना था, ऑल्टर से लगा लिया, या टेबल अभी बना ही रहे हैं शुरू ही कर रहे हैं उस समय लगाना था, सीख लिया। अब मान लो मुझसे किसी ने कहा कि भाई अब थोड़ी देर के लिए यूनिक की कांस्टेंट हटा लो, बाद में फिर जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, ठीक है, अब जरूरत नहीं है यूनिकनेस मेंटेन करने की, जितनी करनी थी कर ली, अब जो आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है ना, जैसे बैंक ने एक रूल निकाला कि हमारे बैंक में एक बंदे का एक ही खाता खुलेगा और आधार उसकी पहचान होगा। तो एक बैंक में अकाउंट नंबर है किसी का, मान लो 101, आधार उसका ये है। अब बैंक ने रूल लगा रखा है कि इसी आधार पर दूसरा खाता नहीं खुलेगा, तो उन्होंने क्या कर रखा होगा, आधार पे क्या लगा रखा होगा, यूनिक की लगा रखा होगा, ताकि दोबारा आधार एंटर होना जाए यहाँ पर। कुछ साल तक बैंक ऐसे चला, एक नई सरकार आई, उसने कहा नहीं, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, एक बैंक में जितने खाते खोलना चाहता है खोल लो। अब कैसे खोल लो, यहाँ पर तो यूनिक की कांस्टेंट लगा हुआ है। अब
सेम आधार का दूसरा अकाउंट नंबर बन ही नहीं सकता, यूनिक ही कांस्टेंट है। क्या कहा गया, हटा दो, यहाँ से यूनिक कांस्टेंट को हटा दो, मैं जरूरत नहीं है। अब नई सरकार आ गई, उसकी अपनी पॉलिसी है, उसके हिसाब से बैंक को चलाना पड़ेगा हमारे। अब आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। उसी बैंक में इस आधार का खाता ये भी है, इस आधार पे खाता ये भी है। अरे पहले खुल ही जाते थे, ये तो अब नहीं खुलने लगे हैं, खुल तो भी जाते हैं। बहुत से लोगों के खुले हुए हैं, मना थोड़ी है, बैंक वाले खोलते नहीं है बस। बहरहाल, अब अगर आपसे कहा जाए ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हमें चलती टेबल में बीच रास्ते से यूनिक कांस्टेंट हटाने को कहा जा रहा है, हटा दो। अब आगे हमें कोई यूनिकनेस मेंटेन नहीं करना। तो अब फिर तो एक ही कमांड है, ऑल्ट। ऑल्टर से इस काम को कर पाएंगे। ऑल्टर टेबल, मतलब ईएमपी से कर देते हैं, कोई से कर लो, दो दो टेबल होंगे हमारे पास। ऑल्टर टेबल ईएमपी। सोचो आगे क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, आगे क्या लिखूं ऑल्टर के साथ। ड्रॉप। ड्रॉप आपने किस कीवर्ड के साथ यूज करा था, कॉलम। ड्रॉप कॉलम। इस बार हम कॉलम ड्रॉप नहीं करने, क्या ड्रॉप करने जा रहे हैं, कांस्टेंट। क्या लिखोगे, ड्रॉप कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट ड्रॉप करोगे, जो भी करोगे हमें नहीं पता, बस उसका नाम बता दो। तो ऑल्टर ड्रॉप कांस्टेंट आपसे कांस्टेंट का टाइप नहीं पूछता है, कौन सा करना है, हमें बस उसका नाम बता दो, वो जो भी होगा हो जाएगा। तो किस नाम से बनाया था मैंने कांस्टेंट अपना, यूनी अंडरस्कोर ई आई डी, ये बताना, ना कि ये बताना है। समझ में आ रही कहानी। तो इसी वजह से कांस्टेंट का नाम हमें देना चाहिए, अगर हम नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिक एसक्यूएल देगा, फिर हमें ढूंढना पड़ेगा उसे किसी कमांड के थ्रू, एक्स्ट्रा ओवरहेड होगा हमारा। तो ड्रॉप कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम यूनी अंडरस्कोर ई आई डी। तो आप ईएमपी टेबल से ईआईडी कॉलम पर यूनिक का आंसर जो लगा था वो हटा दिया गया है। टेबल डेफिनेशन चेक करके देखो, डिस्क्राइब। यूनिक की कांस्टेंट कंप्लीट हो गया। किसी भी कांस्टेंट को पढ़ने के लिए हमें तीन सिंटैक्स सीखने होंगे। पहला, वो कांस्टेंट ऑल्टर कमांड से ऐड कैसे होगा, वो कांस्टेंट टेबल क्रिएट करते समय कैसे ऐड होगा, और फिर हटेगा कैसे। अगर आप किसी कांस्टेंट के बारे में तीनों चीज जानते हैं तो कांस्टेंट आपका कंप्लीट हो। ठीक है, तो अब जो हो गया है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर नॉट नल जिसको हम डिस्कस करने लगे थे, फिर उस पर आएंगे। जिस कॉलम पर अप्लाई किया गया है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी। मैं शॉर्ट में लिखूंगा। जब सारे कॉलम डिफाइन कर लो तो लास्ट में कॉमा लगा के फिर लिखोगे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नेम, नेक्स्ट लाइन पे लिख रहा हूँ। और यहाँ पर फिर आपका यूनिक
और उस कॉलम का नाम, जिस कॉलम पर आप क्या चाहते हो, कांस्टेंट को, यूनिक वाले को लगाना चाहते हो। अगला कांस्टेंट है नॉट नल कांस्टेंट। जिस कॉलम पर इसको लगाया जाएगा, अब उस कॉलम में मिसिंग वैल्यू नहीं होगी। मिसिंग वैल्यू नहीं होगी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अब उस कॉलम में जब आप वैल्यू मिस करते हो तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है वो आ जाती थी। तो नॉट नल कांस्टेंट लगाने से क्या होता है, किसी भी कॉलम से उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हटा ली जाती है। तो अब आपने दी नहीं, अब जो डिफॉल्ट नल होती वो भी आएगी नहीं, इसलिए आपकी क्या आएगी, यहाँ पर एरर आ जाएगी। अब मान लीजिए आज की बात आज ही खत्म कर दी, तब तो याद था कि मैंने कांस्टेंट किस नाम से बनाया था। पता चला कल परसों 2 दिन बाद मुझसे कहा गया सर वो कांस्टेंट एक बनाया था, जरा हटा दो उसे। तो मैं तो भूल ही चुका हूँ 2 दिन में, तो कल की बात भूल रहे हैं, 2 दिन की बात तो क्या ही याद रहेगा हमारे लिए, है ना। तो आप देखेंगे कैसे कि हमने कांस्टेंट जो बनाया था वो किस नाम से बनाया था, क्योंकि टेबल की डेफिनेशन में कांस्टेंट का टाइप लिख कर आता है, उसका नाम लिख कर नहीं आता है। और ड्रॉप करने के लिए हमें टाइप की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसके नाम की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए कमांड है शो। अब यहां से तो मैंने हटा दिया है, किस में अभी भी लगा हुआ है, स्टूडेंट्स टेबल में अभी भी लगा हुआ है ना, क्योंकि ईएमपी से मैं हटा चुका हूं तो वो तो दिखेगा नहीं वहां पर। मैं लिखूंगा शो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। तो अगर आप किसी भी टेबल पर
जितने भी कांस्टेंट लगाए अभी तक आपने, हमने तो एक ही लगाया है, जितने भी लगे होंगे उन सबके नाम पता करना चाहते हो तो आप इस कमांड से पता कर सकते हो। प्लस और बहुत सारी चीजें हैं जो इससे पता चलती हैं, फिलहाल उनके लिए आप इग्नोर करिए, जो अपने काम की चीज उसे ढूंढेंगे। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये रखो, यूनिक की कांस्टेंट लगाए, किस नाम से लगा हुआ है, यूनी अंडरस्कोर रोल नाम से, और किस कॉलम पे लगा हुआ है, रोल कॉलम। अब देखो, एक पॉइंट और आपको पता चला कि जब किसी कॉलम में हम वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या इंसर्ट हो जाती है, नल। क्यों हो जाती है, वो लिखा हुआ है कि इस कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, नल। इसकी भी क्या होगी, नल। तो हर कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू क्या बना दी गई, नल। इसीलिए जब आप किसी कॉलम को मिस करते हैं तो उसकी जगह पर डिफॉल्ट नल इंसर्ट कर दिया। अगर मैं किसी कॉलम पर नॉट नल कांस्टेंट लगा दूं तो ये लिख कर नहीं आएगा उसके आगे। क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी कमांड को रन करते हैं तो एसक्यूएल इंजन की तरफ से उस कमांड में कुछ चेंजेस करे जाते हैं, कुछ बातें ऐड करी जाती हैं। अगर हम उन बातों को देखना चाहते हैं कि क्या और ऐड करा गया है हमसे बिना पूछे बिना हमें बताए, तो आप इस कमांड का यूज करके उस टेबल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, इस बात को मैं लिख भी देता हूं जब बताया है तो। चलिए, अब आ जाते हैं नॉट नल। अब नॉट नल एक ऐसा कंस्ट्रेंट है जिसका कोई नाम नहीं होता है। नॉट नल कांस्टेंट का कोई नाम नहीं होता है, ना आप दे सकते हो ना एसक्यूएल की तरफ से दिया जाता है। जैसे अभी यूनिक की कांस्टेंट का नाम हमने देखा क्या है, और हम दे भी सकते थे, ड्रॉप कर सकते थे। नॉट नल एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका नाम नहीं होता है। तो सर हम इसको हटाएंगे कैसे, लगाएंगे कैसे, सिंटैक्स देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आते हैं यहाँ पर। कहाँ लगाओगे, हमने कहा जहां मन करे वहां लगा लो। मान लो हम अपना स्टूडेंट्स टेबल पे लगाते हैं, तो हमारी जो स्टूडेंट टेबल है इस पर हम रोल नंबर पे यूनिक कांस्टेंट तो लगा ही चुके हैं। अगर मैं डेफिनेशन चेक करूं तो मिल ही जाएगा मुझे। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू अलाउड है ये नो हो जाए। नो का मतलब अब रोल नंबर में मिसिंग वैल्यू अलाउड ही नहीं है। वैसे कायदे से इनको नल की जगह ना मिसिंग लिखना चाहिए था, तो रीडेबिलिटी अच्छी है। मिसिंग वैल्यू अलाउड है, यस। अलाउड हमने कहा नो। ठीक है, चलो तो कैसे होगा वो, तो देखो यहाँ लिखेंगे। अब पहले, अब आप बताओ, मैं स्टूडेंट टेबल पर नॉट नल कांस्टेंट को ऐड करना चाह रहा हूं, तो कौन सी कमांड हो सकती होगी इस काम को करने के लिए, ऑल्टर ही होगी। कांस्टेंट टेबल डेफिनेशन का पार्ट होते हैं, कोई सा भी ले लो सातों में से। तो अगर आप चलती हुई टेबल में बीच रास्ते में कोई कांस्टेंट लगाओगे हटाओगे तो मात्र एक ही तरीका है, ऑल्टर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऑल्टर।
टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट्स। अब आपने कहा कि सर नॉट नल कांस्टेंट का नाम नहीं होता है, ठीक है, तो फिर जो सिंटैक्स था आपका वो था ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम, फिर कांस्टेंट का टाइप। अब वो सिंटैक्स इस पर अप्लाई नहीं होता। तो अब यहां पर आप ऑल्टर के साथ मॉडिफाई का कॉम्बिनेशन यूज कर। अब आप बोलोगे सर मॉडिफाई से तो कॉलम का डेटा टाइप चेंज होता है, हमें तो वो चेंज करना ही नहीं है, हमें तो उसका जो नॉट नल कांस्टेंट है वो चेंज करना है। तो मॉडिफाई का दूसरा पर्पस यही होता है। पहला पर्पस था मॉडिफाई का ऑल्टर के साथ मॉडिफाई का कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना, और दूसरा अगर किसी कॉलम पर नॉट नल कांस्टेंट लगाना है या हटाना है तो भी यही कॉम्बिनेशन यूज होगा, ऑल्टर मॉडिफाई, नॉट नल लगाने के लिए भी और नॉट नल हटाने के लिए, ठीक है। चलो तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई। अब बताओ कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है, रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद अब मॉडिफाई कह रहा है, देखो अगर मैं आया हूं तो कॉलम का डेटा टाइप तो आपसे पूछूंगा ही, बिना उसके तो मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो अब बताना ही पड़ेगा क्या नाम है, रोल नंबर, सॉरी इंटीजर। अब मुझे बदलना नहीं है, बदलना होता तो बदल लो, नहीं बदलना है तो बराबर लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आप लिखते हैं यहां पर नॉट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल में हम रोल नंबर कॉलम को इस तरह से नॉट नल कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब एक बार जरा स्टूडेंट टेबल में सर इंसर्ट करके दिखाना, ये देखो। तो कोर्स नेम और मार्क्स हम इंसर्ट कर रहे हैं और रोल नंबर की वैल्यू इंसर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी मना कर देगा, बोलेगा भाई रोल नंबर कॉलम में वैल्यू आपको बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब इस बार डिफॉल्ट वैल्यू है ही नहीं उसके पास। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने नॉट नल लगा दिया है, और नॉट नल का मतलब है उस कॉलम से उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को हटा लिया गया। अब आपको ही बतानी पड़ेगी, अब जो फैसिलिटी थी कि मिल जाएगी अब वो खत्म हो गई है। देखें, निकाल देख लो, कह रहा है फील्ड रोल नंबर डज नॉट हैव ए, अब उससे उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को हटा लिया गया है, अब आपको बतानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम रोल नंबर कॉलम पर दो कांस्टेंट लगा चुके हैं। आप सातों लगा दो, मना थोड़ी होगी, आपकी जरूरत है सातों के सातों लगा दो, जितने की जरूरत है जिस कॉलम पर उतने कांस्टेंट लगा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार इस कॉलम पर एक कांस्टेंट लग गया तो दूसरा नहीं लग सकता। आप एक ही कॉलम पर जितने कांस्टेंट हैं सारे लगा दो, आपकी रिक्वायरमेंट में अगर आते हैं। फिलहाल मैंने दो ही लगाए हैं। तो अब यहाँ पर यूनिक की कांस्टेंट प्लस नॉट नल कांस्टेंट अगर ये किसी एक ही कॉलम पर लगा दिए जाएं, सेम कॉलम पर लगा दिए जाएं, तो फिर अब ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम होता है प्राइमरी की कांस्टेंट। तो प्राइमरी की कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिक की प्लस नॉट। तो ये बात कहीं लिखी मिलेगी, टेबल डेफिनेशन देखने चलते हैं, डेस्क्राइब। उसने दो नहीं दिखाया यहां पर, क्या दिखाया सीधा प्राइम। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर नॉट नल कांस्टेंट को आपने ऐड करना सिखा दिया, अब नॉट नल कांस्टेंट को हटाना भी सिखाओ। अब मुझे नहीं चाहिए, मान लो नहीं चाहिए मुझे, तो हमने कहा, अभी बताया था मैंने एक लाइन,
कि इसी सिंटैक्स से नॉट नल ऐड होगा और इसी सिंटैक्स से नॉट नल हटेगा। लिखो, हमने कर लो ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम। कौन सा कॉलम मॉडिफाई कर रहे हो, ध्यान रखना। बाई मिस्टेक मुझसे यहाँ पर मॉडिफाई के बाद कॉलम लिखना रह गया था, फिर भी चल गई, तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। चल जाती है कमांड मॉडिफाई के बाद कॉलम ना लिखने से, लेकिन प्रैक्टिस है कि आप लिखो, ज्यादा सही है। ठीक है, तो मॉडिफाई कॉलम रोल नंबर इंटीजर। अब नॉट नल अगर मैंने नहीं लिखा तो हट गया वो, तो मॉडिफाई के साथ नॉट नल तभी आएगा जब लगाओगे, और मॉडिफाई दोबारा लिखा और नॉट नल नहीं लिखा तो हट गया वो। लेकिन एक चीज बताओ, इससे सिर्फ कौन हट गया, नॉट नल, यानी कि टेबल की डेफिनेशन में अब ये क्या बन जाएगा नीचे, यस। और जो अब प्राई है ये फिर से क्या बन जाएगा हमारा, फिर यूनी बन जाएगा। हट गया, हमने कहा देखो यूनिक में नॉट नल मिला दिया, निकल कर आ गया प्राई। केमिस्ट्री की याद आ गई, H2 + O H2 बन गया। ऐसे होता था केमिस्ट्री में। चलो, अब बहुत को पता ही नहीं होगा H2 माने क्या होता है। H2 माने होता है पानी, पानी का केमिकल नेम है ना। तो एक चीज बताओ, अभी अचानक ऐसे ही याद आ गया, घर जाके सोचना कि जब पानी के अंदर हाइड्रोजन और ये कौन है, तो हम जब पानी में जाते हैं तो हमें सांस में दिक्कत क्यों होती है, उसमें तो ऑक्सीजन है पहले से ही। हमारे पास पानी के अंदर से वो एक्सपैंड नहीं करते। ठीक है, मतलब हम इस फील्ड के लोग नहीं है, बस ऐसे ही मन में आ गया तो पूछ लिया। ठीक है, अब आपका आंसर सही है गलत है मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। बराबर, तो अब वापस अपने पॉइंट पर आ जाओ। तो अगर मैं नॉट नल को बीच टेबल में ऐड करना है मुझे पता है, हटाना है मुझे पता है, लेकिन सर टेबल अगर कोई क्रिएट कर रहा है और उसी समय वो चाहता है नॉट नल लगाऊंगा मैं, तो कहाँ लिखे, कहीं तो लिखेगा वो। मैं कहा चलो क्रिएट के साथ समझते हैं। क्रिएट अ टेबल, टेबल का नाम, क्या नाम दो टेबल का, तो उसका नाम कर दिया मैंने नॉट नल अंडरस्कोर टेबल। किस भी नाम से बना लो, मैंने इसी नाम से बना लो। अब ईएमपी बन चुकी है, उसको हटाओगे लगाओगे, ठीक है, एक नहीं बना देते, सीखना ही तो है बस। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने नॉट नल टेबल रख लिया, कुछ भी रख लो। और यहाँ पर कॉलम का नाम मैंने C1 रख लिया, आसान होगा हमारे लिए। मैंने कहा मुझे इसी को बनाना है नॉट नल, तो नॉट नल कांस्टेंट को टेबल के लास्ट में नहीं बनाते हैं, नॉट नल कांस्टेंट को कॉलम के साथ ही बताते हैं, कॉलम के साथ ही बताना पड़ेगा, कॉलम की डेफिनेशन के साथ ही बताना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे ऐसे करके नॉट नल। आप चाहें तो यूनिक कांस्टेंट को भी इसी से बता सकते हैं ऐसे करके, दोनों लग गए। लेकिन ध्यान रखना, इस सिंटैक्स में जब कॉलम की डेफिनेशन के साथ ही किसी कांस्टेंट को ऐसे बताया जाता है, उसका नाम नहीं बता सकते आप। तो अब जो यूनिक की कांस्टेंट लगेगा उसका नाम नहीं होगा, फिर एसक्यूएल की तरफ से जो जनरेट होगा वही नाम के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको नहीं लगा रहे हैं, इसको चलिए। और दूसरा कॉलम बना दिया C2, ये भी इंटीजर, इसको नॉट नल नहीं बनाना, कोई बात नहीं, हो गया। तो अब C1 कॉलम सिर्फ नॉट नल कांस्टेंट के साथ हमारा यूज हो। तो नॉट नल जब लिखोगे तो नॉट अलग कीवर्ड है, नल अलग कीवर्ड है, बीच में स्पेस है, एक सिंगल वर्ड नहीं है। अब टेबल की डेफिनेशन अगर देखनी है तो आप ऐसे देख सकते हो, क्या नाम है टेबल का हमारा, नॉट नल अंडरस्कोर, नल वैल्यू इसमें अलाउड नहीं, क्योंकि C1 पे क्या लगा हुआ है, नॉट नल।
इसीलिए कुछ लोग नॉट नल को कांस्टेंट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, वो नॉट नल को किसी कॉलम की प्रॉपर्टी कह देते हैं कि एक प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि कांस्टेंट वो होना चाहिए जिसका नाम रखा जा सके। ठीक है, अब नाम इसका नहीं होता है, इसलिए इसको कुछ लोग कांस्टेंट की कैटेगरी से हटाकर एक प्रॉपर्टी, एक नई कैटेगरी बना लेते हैं कि कॉलम की प्रॉपर्टी। तो अब जनरली अभी तक ये पढ़ा जा रहा है कांस्टेंट की लिस्ट में ही, है ना। तो आपको लॉजिकली पता होना चाहिए कि क्या डिस्कशन है इस पर। अब प्राइमरी की कांस्टेंट की एक कहानी थोड़ी अलग है। प्राइमरी की कांस्टेंट कह रहा है मैं वो हूं जिसका नाम सिर्फ एसक्यूएल दे सकता है, आप नहीं दे सकते। तो प्राइमरी की कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसका नाम हम नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हो गया कि इसको टेबल पे लगाने का सिंटेक्स कहीं ना कहीं कुछ तो डिफरेंट हो गई होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी कहानी ये कह रहा है कि मेरा नाम होता है लेकिन एसक्यूएल ही देगा, आप नहीं दे सकते। मतलब ये नॉट नल से भी अलग हो गया, क्योंकि नॉट नल का तो नाम ही नहीं होता है, ना आप देते हो ना एसक्यूएल देता है। ये कह रहा है कि मैं बीच में हूं, ना आप दे नहीं सकते, एसक्यूएल ही देगा बस। इसी वजह से इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमने कहा चलो पहले करके देखा हो सर। अब एक काम करते हैं, हमारे पास ईएमपी टेबल चली रही है, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, हटा चुका हूं मैं। अब मैं चाहता हूं आईडी कॉलम पर आप प्राइमरी की कांस्टेंट लगा दो, सो दैट इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी ना आए और नल वैल्यू भी नहीं आनी चाहिए। तो अब टेबल बन चुकी है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या नाम है टेबल का हमारा, ईएमपी ऐड। ऐड के बाद डायरेक्टली लिखेंगे, एक बार ट्राई करते हैं कांस्टेंट कीवर्ड लगाकर। किस कॉलम को बनाना है प्राइमरी की, तो सिर्फ इसमें कांस्टेंट का नाम नहीं देना है, बाकी सब आपका फर्स्ट क्लास।
तो दिखाना डेफिनेशन अब। मैंने कहा देखो। अच्छा सर अभी बताओ, अगर मुझे इस प्राइमरी की को हटाना है तो कैसे हटाऊंगा? लगाना तो बता दिया आपने, बीच रास्ते में। हटाऊं कैसे? तो अब इमेजिन करो, अगर ये प्राइमरी की बनाए, इसका मतलब इस ईआईडी कॉलम पर कौन से दो कांस्टेंट लगे होंगे? तो पहले क्या हटाओ इसमें से? नॉट नल। जैसे ही नॉट नल हटाओगे यहाँ पर यस आ जाएगा, और यहाँ पर कौन सा रह जाएगा हमारा फिर? यूनिक की रह जाएगा। लेकिन सर अब यूनिक की हटाओ कैसे? नाम तो आपको पता ही नहीं है इसका। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जाके शो क्रिएट टेबल से देखना पड़ेगा। तो सर कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है? हमने कहा डायरेक्ट तरीका है। हमने कहा एक बार पहले दिखाओ तो, नाम क्या है इसका प्राइमरी की कांस्टेंट का, देखें तो एक बार क्या नाम दिया है एसक्यूएल ने। तो क्रिएट टेबल। अब अगर हम उस वाली टेबल का सिंटेक्स देखें, तो वहां लिखा था यूनिक की का नाम ब्रैकेट में कॉलम का नाम। तो ये तो कॉलम का नाम हो गया जिस पर लगा है कांस्टेंट, ठीक है। और प्राइमरी की कांस्टेंट का नाम प्राइमरी की ही होता है, ठीक है। तो इसका जो नाम होगा वो प्राइमरी की ही होगा, ठीक है। जो कांस्टेंट का नाम है, सॉरी जो कांस्टेंट का टाइप है, वही इसका नाम रख दिया जाता है। अब सर हटाओ कैसे? तो उसके लिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कांस्टेंट। क्या नाम है कांस्टेंट का? प्राइमरी। अब सर कॉलम बताना है, किस कॉलम से हटाना है? नहीं। जब ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करते हैं सिर्फ क्या बताना होता है? कांस्टेंट का सिर्फ नाम बताना होता है। तो ये तो नाम हमने चेक कर ही लिया। एरर क्यों आ रही है? ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम। ये कह रहा है ड्रॉप करते समय कांस्टेंट कीवर्ड नहीं लगाना है इसका, डायरेक्ट लिखना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, याद रखना पड़ेगा। कांस्टेंट कीवर्ड नहीं लगाना। तो कांस्टेंट कीवर्ड तब लगाते हैं जब आपका जो नाम है वो आप दे सकते हो। अगर वो नाम एसक्यूएल जनरेटेड है तो डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हैं। अब सर डेफिनेशन दिखाना जरा। लेकिन ध्यान से देखो, प्राइमरी की जरूरत है गई, लेकिन अभी भी इस पर कौन सा कांस्टेंट लगा रह गया? नॉट नल वाला। अब उसको बैठाना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर के साथ मॉडिफाई। काम थोड़ा मेहनत का है ये वाला। ऑल्टर टेबल, ईएमपी, मॉडिफाई, ईआईडी, इंटीजर, ठीक है। तो ऑल्टर से ऐड करना, ऑल्टर से हटाना सिखा लिया। अब सब टेबल बना रहे हैं क्रिएट कमांड से, तो उस समय कैसे इसको ऐड करेंगे? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम कर दिया प्राई टेबल, कॉलम का नाम C1 कर दिया, डेटा टाइप इंटीजर कर दिया। तो जब इसका नाम हम देते ही नहीं है, तो आप कॉलम की डेफिनेशन के साथ भी इसको लिख सकते हैं, प्राइमरी ऐसे। तो इसके तीनों सिंटेक्स हो गए। ऑल्टर के साथ ऐड करना, क्रिएट के साथ ऐड करना, और उसको ड्रॉप करना। तो अब मन में तो आ रहा होगा, पर कमांड की संख्या बढ़ती जा रही है डे बाई डे। अभी कितनी और है पता नहीं, हो सकता है इतनी और इतनी पढ़ ली अभी हमने। और इतनी तो वो है जो हमारे सिलेबस में है।
ओवरऑल तो पता नहीं कितनी होंगी। तो अब देखो, ऐसा नहीं है कि भाई अगर हम भूल गए तब क्या होगा, बट द पॉइंट इज कि आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है, आप जो अपने हाथों से करके देख रहे हो, इससे आपके ब्रेन को ये पता चल गया कि ये होता है। अगर आप भूल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके ब्रेन को ये पता है कि होता तो है। एक बार गूगल से, नोट से, कहीं से पूछ कर लेंगे। अगर हम ये नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें यही नहीं पता कि होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई चीज थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेंदी हो रही है, तो पहला अटेम्प्ट हमें अपने ब्रेन को समझाने में करना चाहिए कि पहले बिलीव करो कि ये होता है। हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कहीं से ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे। जब दूसरा अटेम्प्ट आएगा पढ़ने का, तो फिर आपका ब्रेन उस बात को ध्यान भी रख लेगा। तो सर कितने बार पढ़ना होगा? कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होगा इसको, तब जाके एक एक बात आपको याद रहेगी। अभी तो आप भूलोगे, कोई कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग से और मैं अलग से। जब पहली बार मैंने कहीं पढ़ा होगा तो मैंने वैसे ही भूल गया हूँ, लेकिन मुझे ये याद रह गया होगा कि हाँ ये होता है ना। तो आपके साथ भी यही होगा। दोबारा जब पढ़ने आओगे एसक्यूएल, मतलब खुद से पढ़ो, ध्यान थोड़ी पढ़ने आओगे। घर बैठ के पढ़ो, अपना टाइम बनाओ कोई है, उस समय जब करोगे तो याद रह जाएगा। ऐसे सारे मॉड्यूल कोई और काम ना करे, यही करते रहे। यही तो है। अब देखो, इस चीज का डिसिप्लिन आप उन लोगों से सीखो जो जिम जाते हैं। डिसिप्लिन, जाना है तो जाना है, प्रायोरिटी पहले जिम जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सेम प्रायोरिटी बनानी पड़ती है। अब आप ये सोचो कि मैं फिट रहना चाहता हूँ लेकिन प्रायोरिटी लास्ट है, तो आप जिम ही नहीं जाओगे। पैसे दे आओगे, जाओगे नहीं, लेकिन कल से जाऊंगा, कल नहीं आएगी लेकिन वो कभी। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं ताकि हम भूलेंगे तो लिखा हुआ याद आ जाएगा अपना। तो मैं ऑल्टर वाले सिंटैक्स में से भी कांस्टेंट हटा रहा हूँ, क्योंकि हटाओ ज्यादा सही है, क्योंकि ड्रॉप करते समय नहीं लगाना होता है। तो ऐड करते हुए हटा दे रहे हैं, ऐड प्राइमरी की, और कॉलम का नाम जिस पर लगा।
लिखो, फिर इस नोट को पढ़ा के खत्म करते हैं क्लास आज की। मैंने नोट में ये बात लिखी है कि अगर आपके पास कई सारे कॉलम हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप बैंकिंग डोमेन के लिए कोड बना रहे हो, यहाँ पर एक कॉलम है अकाउंट नंबर, यहाँ एक कॉलम है पैन नंबर, यहाँ एक कॉलम आधार नंबर। अब आपने कहा यार तीनों ही काम के हैं और तीनों में ही डुप्लीकेट नहीं होता और तीनों में ही मिसिंग वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बिना अकाउंट नंबर, बिना पैन कार्ड और बिना आधार के खाते नहीं खुलेगा। तो तीनों को ही आप प्राइमरी की बनाने की सोच रहे हैं, प्राइमरी की प्राइमरी की प्राइमरी की, एरर आ जाएगी। क्या करें, किसी एक को प्राइमरी की बना लो, इसको बना लिए। अब इसको हमने कहा इसको प्राइमरी की डायरेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन कॉम्बिनेशन बना सकते हो, यूनिक प्लस नॉट नल, यूनिक प्लस नॉट नल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट प्राइमरी की एक बार लगा सकते, लेकिन कॉम्बिनेशन वाला जो तरीका था जिससे अल्टीमेटली मिलता वही है जो प्राइमरी की से मिलता है, उसको आप चाहे कितने भी कॉलम पर लगा सकते। ठीक है? ये बात मैंने यहां पर लिखी। इस लाइन को फटाफट से मैं चला कर दिखा रहा हूं। क्रिएट टेबल, प्राइ टेबल टू, C1 पर प्राइमरी की लगाई, C2 पर भी मैंने सोचा लगाऊंगा प्राइमरी की, मुझे मना कर दिया जाएगा, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड हो। लेकिन अब मैं नहीं माना, मैंने कहा नहीं मैं तो लगाऊंगा। तो आपसे कहा बस शॉर्टकट नहीं लगाओ, मेहनत करके लगा लो। इस पर आप नॉट नल और यूनिक का क्या लगा सकते हो, कॉम्बिनेशन। तो बात तो एक ही रही, हमने कहा मन को समझा लो, बात एक ही रही, लेकिन ये अलाउड है। और सर डेफिनेशन जाके देखें तो लिख कर आएगा दोनों जगह, प्राई प्राई लिख कर आ जाएगा दोनों जगह। लिखते समय इन्होंने यूनी लिख दिया है, जबकि कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, जबकि इस बात तो वही आ रही है। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल थर्सडे ऑफ रहेगा, फ्राइडे मिलेंगे, फ्राइडे को कॉन्स्टेंट को आगे बढ़ाएंगे।